नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स आईक्यू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो सेशन होता है एसएससी जीडी 2024 के रिगार्डिंग आपका ये सेशन होता है। इसमें हम 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हमारे 2 सेशन हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन समस्त 2 सेशनों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपको प्रत्येक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन मिलते हैं और उन 20 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों और अन्य किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको एक मॉक टेस्ट में लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं और जो भी दोस्तों एसएससी के द्वारा रिसेंटली अभी एग्जामों में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के जीके जीएस के पार्ट 3 के ऊपर। और दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप जो इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं वह आप 20 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और साथ ही दोस्तों आपके जो राइट क्वेश्चन कितने होते हैं वह भी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत में कुल कितने नोट छापने के कारखाने हैं? तो भारत में नोट छापने के कारखाने कितने हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारत में नोट छापने के कारखाने, तो उनकी संख्या 4 है। और 4 में दोस्तों जो पहला कारखाना है वह देवास के अंदर है। और देवास कहाँ पे है? देवास की बात करते हैं तो देवास है जो कि एमपी के अंदर स्थित है। जी हाँ, देवास एमपी में है पहला कारखाना। और दूसरे कारखाने के ऊपर बात करते हैं जो कि नोट छापने का है, वह मैसूर में है। तो मैसूर कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक के अंदर है। तीसरे कारखाने की बात करते हैं तो तीसरा कारखाना सालबोनी में है। जी हाँ, सालबोनी वेस्ट बंगाल के अंदर है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। और चौथे कारखाने के ऊपर बात करते हैं तो चौथा कारखाना महाराष्ट्र के नासिक के अंदर है। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक के अंदर है कि ये चौथा नोट छापने कारखाना है। तो भारत में नोट छापने के 4 कारखाने हैं। पहला है देवास एमपी के अंदर, दूसरा मैसूर कर्नाटक में, तीसरा सालबोनी पश्चिम बंगाल में और नासिक महाराष्ट्र में चौथा जो है नोट छापने का कारखाना है। इसके अलावा दोस्तों पेपर मिल से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेपर मिल की बात करें तो पेपर मिल का कारखाना कौन सा है? पेपर मिल का कारखाना कौन सा है? तो वह दोस्तों होशंगाबाद के अंदर है। जी हाँ, होशंगाबाद एमपी के अंदर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों पेपर मिल का कारखाना है। साथ ही हम बात करें कि टकसालें कितनी है, टकसाल क्या होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो टकसाल में दोस्तों यहाँ पे जो सिक्के बनते हैं, सिक्के बनने का कारखाने को टकसाल कहा जाता है। और भारत में कितने जो है टकसालें हैं तो उनके ऊपर बात करते हैं तो भारत में 4 टकसाल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 4 कौन कौन सी है? भारत की प्रथम टकसाल कौन सी है? तो दोस्तों यह भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के द्वारा कि भारत की प्रथम टकसाल कौन सी है। तो भारत की प्रथम टकसाल, यदि इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसका आंसर होना चाहिए मुंबई। जी हाँ, भारत की प्रथम जो टकसाल है, सिक्के छापने की टकसाल है, वह मुंबई में 1830 के अंदर, जी हाँ 1830 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए आप सभी के सामने रखा गया है। दूसरी टकसाल है कलकत्ता के अंदर। जी हाँ, कलकत्ता के अंदर दूसरी टकसाल है जिसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी। और फिर दोस्तों बात करते हैं तीसरी टकसाल हैदराबाद के अंदर है। जी हाँ, हैदराबाद के अंदर है जिसकी स्थापना 1930 में की गई। और चौथी टकसाल है जो कि स्थित है वह नोएडा। जी हाँ, नोएडा के अंदर स्थित है। और नोएडा दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। तो इस प्रकार से ये 4 टकसालें हैं। पहली टकसाल है जो कि मुंबई में 1830 में स्थापना की जाती है। साथ ही हम बात करते हैं दूसरी कलकत्ता के अंदर 1950 में, तीसरी है हैदराबाद में और चौथी है नोएडा के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे नोट छापने के कारखाने भी आप सभी के समक्ष है। साथ ही टकसालें जो सिक्कों का निर्माण करती है वह भी आप सभी के सामने है। और पेपर मिल है जो कि एकमात्र पेपर मिल है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, वह भी आप सभी के सामने है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के बाद आपके नोट छापने के कारखाने और सिक्के बनाने की टकसालों से यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से पुटअप करता है तो आप यहाँ से गलत नहीं करने वाले हैं। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में कुल नोट छापने के कारखाने कितने हैं? 4 कारखाने हैं। देवास में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में।
नासिक महाराष्ट्र में। टकसाल की बात करते हैं तो टकसाल क्या होती है? सिक्के छापने के जो कारखाने होते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। भारत की प्रथम टकसाल मुंबई में 1830 में इसकी स्थापना की जाती है। दूसरी कलकत्ता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस और यूक्रेन वॉर में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों जब रूस और यूक्रेन में वॉर चल रही थी तो उसमें भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा करके ही दोस्तों यहाँ पे जो चलाया जाता है ऑपरेशन, उसमें दोस्तों यूक्रेन व रूस वॉर के अंदर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, तो वह है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त कब चलाया जाता है? तो दोस्तों ऑपरेशन दोस्त चलाया जाता है वह तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए मदद के लिए जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है वह ऑपरेशन दोस्त करके चलाया जाता है। और दोस्तों तुर्की से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है क्योंकि तुर्की ने अपना नया नाम यहाँ पे लॉन्च किया है, वह दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। तुर्की ने अपना नाम तुर्की कर दिया है। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो समस्त क्वेश्चनों पे आपको यहाँ पे गौर फरमाना है। अगला जो ऑप्शन है उसके ऊपर बात करते हैं ऑपरेशन देव शक्ति। तो ऑपरेशन देव शक्ति किसके द्वारा चलाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में जो तालिबानी संघर्ष चलता है उसमें भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया जाता है। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबानी संघर्ष में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यहाँ पे चलाया जाता है। भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन कब चलाया जाता है इसके ऊपर बात करें तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन है कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए। जी हाँ, कोरोना काल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो कोरोना काल के अंदर जो दोस्तों अपने भारत के जो लोग हैं अनेक देशों के अंदर निवास करते हैं, उनको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के तहत यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको और पता होना चाहिए ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध के समय चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल भूकंप के समय चलाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये मुख्य ऑपरेशन है जो कि 2022, 23 और 24 के अंदर भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो ये दोस्तों आपको समस्त पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये संविधान के कौन से भाग में स्थित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंदर स्थित है। कौन कौन से आर्टिकल इसके अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल है वह समस्त मौलिक अधिकार के रूप में है। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? तो ये दोस्तों जो मौलिक अधिकार है यूएसए अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ, यूएसए से लिया गया है। तो ये दोस्तों समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 के अंदर है। कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक यहाँ कवर होते हैं और यह है यूएसए से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ, जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के अलावा एक उपनाम और है कि अधिकार पत्र भी कहा जाता है। जी हाँ, मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी इन मौलिक अधिकारों को ही कहा जाता है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में दोस्तों जो यहाँ पे नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। जी हाँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और इसके अलावा
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है। और छठा जो दिया गया है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की जो यहाँ पे अनुच्छेद है वह समानता का अधिकार निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की यहाँ पे निहित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो वह है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की यहाँ पे बात की गई है। साथ ही शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 व 30 के अंदर बात की गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक की गई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मौलिक अधिकार से जितने भी ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह समस्त आप सभी के सामने है। और दिए गए क्वेश्चन का आंसर होता है मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में स्थित है। तो संविधान के तीसरे भाग के अंदर स्थित है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी सर्वप्रथम खोज किस वर्ष की गई थी। तो इसके अभिलेख की बात करते हैं तो इसकी खोज 1750 के अंदर की जाती है। जी हाँ, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 में टी फेंतलर नाम के व्यक्ति ने की थी। जी हाँ, टी फेंतलर ने की थी। तो दोस्तों 1750 में टी फेंतलर नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। और कहां से खोजा था तो दिल्ली के मेरठ। जी हाँ, दिल्ली के मेरठ स्तंभलेख को खोजा था। दिल्ली के मेरठ स्तंभलेख को खोजा था सबसे पहले, जो कि 1750 के अंदर टी फेंतलर ने खोजा था। साथ ही हम बात करते हैं कि एक और अन्य क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वह है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, इस प्रकार से भी एसएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पढ़ने का श्रेय 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप को जाता है जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, आप सभी के सामने है कि अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो 1750 में खोज तो टी फेंतलर ने की, और जबकि पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने का श्रेय जाता है, जिसने दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को पढ़ा था। तो दोस्तों जो जेम्स प्रिंसेप है उसने दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को पढ़ा था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख को पढ़ा था। तो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को सबसे पहले पढ़ा था। साथ ही हम बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है, यह भी काफी बार पूछा जाता है। तो अभिलेखों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो अभिलेखों की संख्या है 14 अभिलेखों की संख्या है, जो कि 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों अभिलेखों से एक अन्य और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो स्तंभ लेखों की संख्या के बारे में बात करें, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और यह 6 स्थानों से खोजे गए हैं। जी हाँ, 6 स्थानों से खोजे गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख कितने हैं। लघु स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है तो 5 लघु स्तंभ लेखों की संख्या है। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों से पूछे जाने वाले मुख्य क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सर्वप्रथम खोज किसने की तो टी फेंतलर के द्वारा यहाँ पे 1750 में खोज की जाती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है तो 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिसने दिल्ली के टोपरा स्तंभलेख को यहाँ पे पढ़ा था। और बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है तो 14 अभिलेखों की संख्या है, और ये 8 स्थानों से खोजे गए हैं। साथ ही हम बात करते हैं अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है तो अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है, और यह 6 अन्य स्थानों से खोजे गए हैं। लघु स्तंभलेखों की संख्या की बात करते हैं तो अशोक के 5 लघु स्तंभलेख है, जो कि आप सभी के सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की जाती है। जी हाँ, जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना की बात करते हैं तो रचना हरिसेन के द्वारा की गई है। जी हाँ, हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई है। साथ ही हम बात करते हैं हरिसेन कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। जी हाँ, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। जो कौन था? तो हरिसेन है, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी उत्कीर्ण करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्कीर्ण करने का श्रेय के ऊपर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्कीर्ण करने का श्रेय की बात करें तो उत्कीर्ण करने का श्रेय है वह तिलबट को जाता है। जी हाँ, तिलबट को जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रचना तो हरिसेन के द्वारा की गई है, लेकिन उत्कीर्ण करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह तिलबट को जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति से ही दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। जी हाँ, 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ से समुद्रगुप्त से यह भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा है? तो 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत ही कहा गया है। और बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को ही दोस्तों यहाँ पे एक काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यह दोस्तों जो उपनाम है समुद्रगुप्त का वह भारत का नेपोलियन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई है। और हरिसेन है जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उत्कीर्ण करने का श्रेय प्रयाग प्रशस्ति का तिलबट को जाता है। और समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कौन सी प्रशस्ति में बताया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है। साथ ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये समस्त जो क्वेश्चन आप सभी के सामने रखे गए हैं वह एसएससी के एग्जाम में पूछे गए समस्त क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2024 में वर्दी पाने का, उस सपने को साकार करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही होगी। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्षत्रिय नृत्य को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की हम बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, 8 शास्त्रीय नृत्य है। इनमें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम है। जी हाँ, भरतनाट्यम है जो कि सबसे पुराना जो कि शास्त्रीय नृत्य है। और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इसको सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है वह 1932 के अंदर घोषित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पुराना आप सभी के सामने है। तो अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय है। जी हाँ, क्षत्रिय है जो कि आप सभी से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय है जो कि यहाँ पे 2000 के अंदर सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, सबसे नवीनतम क्षत्रिय है। और ये क्षत्रिय जो लोग यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है वह क्षत्रिय है जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों आपका सन 2000 के अंदर सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वह घोषित किया गया है। तो ये सभी आप सभी के सामने फैक्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो जो कि पंडित राम नारायण है वह कौन से वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है सरोद, सारंगी, घटम और वीणा। तो दोस्तों हम बात करते हैं
कि जो पंडित रामनारायण है वह सारंगी के मशहूर वादक है। जी हाँ, सारंगी उनके द्वारा बजाई जाती है। और दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है कि भारत के इकलौती सारंगी वादक कौन है। तो इकलौती सारंगी वादक की बात करते हैं, इकलौती सारंगी वादक की बात करें तो इकलौती सारंगी वादक है जो कि अरुणा नारायण है। जी हाँ, अरुणा नारायण है जो कि भारत की इकलौती सारंगी वादक है। यह भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इकलौते शहनाई वादक कौन है। तो इकलौती शहनाई वादक कौन है, शहनाई वादक की हम बात करते हैं तो है बागेश्वरी कमर है। जी हाँ, बागेश्वरी कमर है जो कि इकलौती शहनाई वादक है। तो यहाँ पे पंडित रामनारायण है जो कि सारंगी बजाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। और इसके अन्य फैक्ट में इकलौती सारंगी वादक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो है अरुणा नारायण है। इकलौती शहनाई वादक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो बागेश्वरी कमर यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चेटियागिरी विहार महोत्सव। चेटियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो हम बात करते हैं चेटियापुरी की। तो चेटियापुरी जो विहार महोत्सव है वह मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक अन्य उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, वह है लोकरंग उत्सव। लोकरंग उत्सव भी एसएससी के द्वारा काफी बार पूछा गया है। तो यह भी एमपी मध्य प्रदेश के अंदर ही बनाया जाता है। साथ ही हम तेलंगाना के मुख्य उत्सव के ऊपर बात करते हैं तो बोनालू जो त्योहार है, बोनालू पर्व है, वह तेलंगाना के अंदर बनाया जाता है। साथ ही बतुकम्मा, जी हाँ, बतुकम्मा पर्व भी यहाँ पे तेलंगाना के अंदर बनाया जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चेटियागिरी विहार महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है इरवतनेश्वरा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इरवतनेश्वरा मंदिर है जो कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना। तो तमिलनाडु के अंदर ही इरवतनेश्वरा का मंदिर स्थित है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। इसी के साथ तमिलनाडु के अन्य और प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, उनमें मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसी के साथ श्रीपुरम मंदिर, श्रीपुरम मंदिर भी है जो कि एसएससी के द्वारा काफी बार पूछा जाता है, यह भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। साथ ही हम तेलंगाना के मंदिरों के ऊपर बात करते हैं तो रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना के अंदर स्थित है, जो कि दोस्तों तेलंगाना के अंदर स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ से इस मंदिर को 2021 के अंदर यूनेस्को की 39वीं साइट घोषित किया गया है। जी हाँ, यूनेस्को की 39वीं साइट घोषित किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसी के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर स्थित है और इसे 2021 में यूनेस्को की 39वीं साइट घोषित की गई है। और रामप्पा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो निर्माण की हम बात करते हैं तो निर्माण दोस्तों यहाँ पे काकतीय वंश के शासकों के द्वारा, जी हाँ, काकतीय वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ से ये समस्त फैक्ट आप सभी के सामने है। जो कि तमिलनाडु के अन्य मंदिर हैं उनमें मीनाक्षी मंदिर आता है, बृहदेश्वर मंदिर आता है, श्रीपुरम मंदिर आता है। साथ ही हम तेलंगाना के मंदिर की बात करते हैं तो रामप्पा का मंदिर है जो कि 2021 में यूनेस्को की 39वीं साइट के तौर पे घोषित किया गया है, यह तेलंगाना में स्थित है। और रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के शासकों के द्वारा किया गया है। चलिए सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता है तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया। 1975 के अंदर पहला आयोजन किया जाता है जिसमें वेस्ट इंडीज यहाँ पे विजेता रहती है। दूसरा आयोजन 1979 के अंदर किया जाता है, उसमें भी वेस्ट इंडीज यहाँ पे विजेता रहती है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं 1983 वर्ल्ड कप की। तो इसका आयोजन दोस्तों हम बात करते हैं, जो कि इसका आयोजन होता है वह डेट यहाँ पे पूछी गई है। तो 1983 का वर्ल्ड कप का आयोजन होता है जो कि फाइनल में दोस्तों यहाँ पे भारत विजेता रहती है। जी हाँ,
फाइनल में भारत जीतती है तो ये किसे हराकर जीतती है, तो ये दोस्तों जो किसके वर्सेज या खिलाफ होता है, तो यह वेस्ट इंडीज को हराकर ही भारत पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीतती है, जो कि 25 जून, जी हाँ 25 जून 1983 को यह वर्ल्ड कप जीती है। और ये दोस्तों अभी पिछली एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस की अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई है उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे डेटो से दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके दोस्तों समस्त फैक्ट आप सभी के सामने है कि फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, तो फाइनल जो 1983 होता है उसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो के श्रीकांत के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। और फिर बात करते हैं फाइनल में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच कौन रहता है, तो मैन ऑफ द मैच रहता है मोहिंदर अमरनाथ रहता है, जी हाँ मोहिंदर अमरनाथ रहते हैं जो कि मैन ऑफ द मैच रहते हैं। और इनका प्रदर्शन क्या रहता है, तो इन्होंने 26 रन बनाए हैं, साथ ही 12 रन पर 3 विकेट भी लिए हैं, जी हाँ 12 रन पर 3 विकेट भी लिए हैं। और के श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए हैं। तो यह समस्त फैक्ट आप सभी के पता होना चाहिए। और ये दोस्तों जो तीसरा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर किया जाता है, जी हाँ इंग्लैंड के अंदर किया जाता है। और यहाँ पे भारत जो है 43 रन से जीतता है, जी हाँ 43 रन से जीतता है। और इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान के अंदर, जी हाँ इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। और 1983 की भारत टीम के कप्तान कौन थे, तो 1983 में भारत टीम के कप्तान है वह कपिल देव थे, जी हाँ कपिल देव थे जो कि 1983 में वर्ल्ड कप टीम के कप्तान थे। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आप सभी के सामने है। तो 25 जून 1983 को भारत पहला वर्ल्ड कप जीतता है, जिसके कप्तान की बात करें तो कपिल देव है। और यहाँ पे जो कि किसके खिलाफ ये जीता है, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये जीता गया था। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो के श्रीकांत ने सबसे ज्यादा रन बनाए। मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को दिया गया, जिसका प्रदर्शन उन्होंने 26 रन बनाए थे और 12 रन पर 3 विकेट भी लिए थे, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। तो दोस्तों जो 1983 के वर्ल्ड कप से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी के समक्ष रख दिए गए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है मलिक काफूर, उलूग खां, जफर खां और नुसरत खां। तो हम मलिक काफूर की बात करते हैं। तो मलिक काफूर दोस्तों एक गुलाम था जो कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, जी हाँ गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि दोस्तों यह गुजरात अभियान के द्वारा, जी हाँ गुजरात अभियान से लेकर आते हैं। और इस मलिक काफूर को ही दोस्तों हजार दिनारी कहा जाता है, जी हाँ हजार दिनारी के नाम से भी यही जाना जाता है। और ये दोस्तों एक हिजड़ा था, जी हाँ एक हिजड़ा गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम है मलिक काफूर, उसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। और इस मलिक काफूर ने ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य जो अभियान हुए हैं उन सभी में यहाँ पे सेनापति का रोल अदा किया है, वह मलिक काफूर ने किया है। तो जो यहाँ पे साउथ का इनका अभियान होता है महाराष्ट्र के देवगिरी पे भी दोस्तों, महाराष्ट्र के देवगिरी का जो अभियान होता है उसमें भी यहाँ पे सेनापति है जो कि मलिक काफूर रहता है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि मलिक काफूर है जिसे हजार दिनारी कहा जाता है। और हाँ इसका एक अन्य नाम और है जो कि काफी बार पूछा गया है, तो इसका उपनाम इसे ताजुद्दीन भी कहा जाता है, जी हाँ ताजुद्दीन भी इसे कहा जाता है, जी हाँ ताजुद्दीन भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो वायसराय रहते हैं 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल रहता है, जी हाँ लॉर्ड लिटन का कार्यकाल रहता है। और इस कार्यकाल के अंदर ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को है निरस्त किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही इसे निरस्त किया जाता है। और यहाँ पे जो इन लिटन के द्वारा ही, जी हाँ लिटन के द्वारा ही देसी भाषा के अखबार पे रोक भी इनके द्वारा ही लगाई गई थी, जी हाँ देसी भाषा के अखबार पर रोक लगाने वाले
पर रोक किसने लगाई, तो लॉर्ड लिंटन की लगाई। और इस हम बात करते हैं इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक अन्य उपनाम और है, जी हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक अन्य उपनाम और है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, जी हाँ, गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। तो एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए जो इसका उपनाम है उससे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि गैंगिंग एक्ट किसे कहते हैं, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है। और दोस्तों लॉर्ड लिट्टन के द्वारा ही 1878 के अंदर शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जी हाँ, शस्त्र अधिनियम पारित किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा ही 1878 में जो शस्त्र अधिनियम पारित किया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत होता है, तो सालबाई की संधि होती है, तो कौन से युद्ध के बाद में सालबाई की संधि होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 के अंदर होता है और ये किसके मध्य होता है, तो मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है, जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध होता है जो कि 1761 के अंदर होता है, जी हाँ, 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध होता है। और साथ ही हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि 1775 से लेकर 1782 तक चलता है, जिसमें दोस्तों 1775 में सूरत की संधि होती है, जी हाँ, 1775 में सूरत की संधि होती है। साथ ही हम बात करते हैं जो कि 1782 की, तो 1782 में सालबाई की संधि होती है, जी हाँ, सालबाई की संधि होती है और इस युद्ध का अंत होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात ही जो होती है सालबाई की संधि होती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। साथ ही हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है, तो राजस्थान में दिए गए ऑप्शन पे कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। तो माही नदी की बात करते हैं तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, नर्मदा नदी की बात करते हैं तो यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। लेकिन बनास नदी की बात करते हैं तो बनास नदी राजस्थान में, जी हाँ, राजस्थान के राजसमंद जिले से यहाँ पे अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, जी हाँ, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। बनास नदी राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और साथ ही माही, ताप्ती और नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश की मुख्य नदियां आती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंगानुपात की हम बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर स्थित महिलाओं की संख्या यहाँ पे लिंगानुपात कहलाती है, जी हाँ। लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है कि 1000 लोग लिए जाते हैं जिनमें 1000 लोगों में महिलाओं की संख्या कितनी है, इस प्रकार से लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। और हम बात करते हैं कि 2011 की जो जनगणना होती है उसमें जो लिंगानुपात कितना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ओवरऑल बात करते हैं तो 943 है जो कि लिंगानुपात है, जो कि प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर या प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और दोस्तों यहाँ से एक एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे और सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात है जो कि केरल का है, जिसमें प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम की बात करें तो वह हरियाणा की होने वाली है, जी हाँ, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है जो कि 879 है। तो दोस्तों ओवरऑल की बात करें तो 943 लिंगानुपात है। सर्वाधिक की बात करें तो 1084 है जो कि केरल का है और सबसे न्यूनतम हरियाणा का है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए और दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से भी पिछली 2023 की जो एग्जाम हुई है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 2024 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं जो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1956 से लेकर 1961 तक यह इसका कार्यकाल रहता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। जी हाँ, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव के जो फेफड़ों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ी जाती है उसका प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण पाया जाता है। तो उसमें बात करते हैं नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन 78% होती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 20% होती है। साथ ही हम आर्गन की बात करते हैं, आर्गन होता है जो कि 0.93% होती है। और CO2 की हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो 0.03% होती है। अब मानव के द्वारा जो श्वास लिया जाता है उसमें इन समस्त गैसों को लिया जाता है, जबकि ऑक्सीजन का दोस्तों हम बात करते हैं, O2 की बात करते हैं तो 20% हम अंदर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे शरीर के द्वारा 16% यहाँ पे ही यूज ली जाती है और बाकी की 4% दोस्तों वापस जो है वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि छोटी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे 4.4% है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जल की कठोरता को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है मोल, PPM, नॉर्मलता और मोलरता। तो जल की कठोरता को PPM के अंदर ही यहाँ पे व्यक्त किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर एनम होती है। जी हाँ, पार्ट्स पर मिलियन होती है। पार्ट्स पर मिलियन में ही इसकी जो है कठोरता को व्यक्त किया जाता है। मोल में अणुओं की संख्याओं को निर्धारित किया जाता है, यह व्यक्त किया जाता है। अणुओं की संख्या को मोल में यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं जल की कठोरता की। जल की कठोरता की हम बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। तो दोस्तों यहाँ पे जल की कठोरता को दूर भी किया जाता है और यह किसकी वजह से होती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जी हाँ, बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। साथ ही हम स्थायी कठोरता की बात करते हैं तो स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड की वजह से होती है। जी हाँ, क्लोराइड की वजह से होती है। यह क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, इसीलिए आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो कि अस्थायी कठोरता होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड की वजह से स्थायी कठोरता होती है। तो इसकी अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अस्थायी कठोरता को हम उबाल कर दूर करते हैं। जी हाँ, उबाल कर दूर कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं स्थायी कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? तो यह परम्यूटिक विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो उबाल कर अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है और परम्यूटिक विधि से स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो यहाँ से जल की कठोरता PPM के अंदर व्यक्त की जाती है जिसे पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वह है सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? तो सुस्वागतम पोर्टल का संबंध है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। जी हाँ, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है सुस्वागतम पोर्टल। इसके अलावा दोस्तों अन्य पोर्टल से और काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह है
विरासत पोर्टल किससे संबंधित है। साथ में ही साथी पोर्टल से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में एसएससी के एग्जामों में। साथ ही बात करते हैं उद्गम पोर्टल से भी काफी क्वेश्चन पूछा गया है, और संगम युवा पोर्टल से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन समस्त क्वेश्चनों का आंसर होना चाहिए आपके पास। विरासत पोर्टल दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जी हाँ, गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल की बात करते हैं तो साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उद्गम पोर्टल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और संगम युवा है जो कि शिक्षा मंत्रालय व पूर्वोत्तर भारत के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय व पूर्वोत्तर भारत मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे दोस्तों पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब है यहाँ पे भारत ने जीता है। जी हाँ, बात करते हैं भारत की, तो भारत यहाँ पे विजेता रहता है। जी हाँ, विजेता रहता है वह भारत रहता है, और ये भारत ने चौथा खिताब जीता है। जी हाँ, भारत ने जो 2023 में जीता है वह चौथा खिताब जीता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन की बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो आयोजन इसका चेन्नई के अंदर किया गया था। जी हाँ, चेन्नई के अंदर किया गया था। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहता है। जी हाँ, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पे मनदीप सिंह है। जी हाँ, मनदीप सिंह है जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विजेता की बात करते हैं, खिताब भारत ने जीता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। साथ ही उपविजेता की बात करें तो मलेशिया यहाँ पे उपविजेता रहता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। तो दोस्तों आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपने 20 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से राइट कितने क्वेश्चन हुए हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों आपको एसएससी जीडी और अन्य एग्जामों के रिलेटेड कोई भी यदि पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक्स IQ ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।